हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम्स। इससे हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है, साथ ही रेलेवेंट टॉपिक्स भी हमें समझ में आ जाता है कि किन किन टॉपिक से, किन किन यूनिट से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर के पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के सभी क्वेश्चंस जो कि जून 2023 एग्जाम में पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी, साथ साथ आपका टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Which of the following is not covered by the schools of jurisprudence? इनमें से कौन सा जो स्कूल है वो jurisprudence के स्कूल की कैटेगरी में नहीं आता है? हिस्टोरिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड क्रिटिकल स्कूल। वेरी इजी, फटाफट से आंसर देते जाएंगे। फोर्थ, क्रिटिकल स्कूल, दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारे स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में 5 स्कूल बताए गए हैं: एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल जिसे हम नेचुरल स्कूल भी कहते हैं, एंड रियलिस्ट स्कूल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर सही स्टेटमेंट नहीं भी पता है और आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हो तो ऐसे में आपके जो आंसर्स करेक्ट होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे बेमतलब का तुक्का नहीं लगाना है। स्टेटमेंट को रीड करके आपने जितना भी उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है उसको अप्लाई करना है और सही आंसर को गेस करना है। The only right which any man can possess is the right always to do his duty. ये डिग्विड्स की थ्योरी है। Social solidarity, a natural principle, is given by jurist Geert. ये सब जो थ्योरीज हैं, यूटिलिटेरियन थ्योरी, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको श्योरली पता होना चाहिए कि जूरिस्प्रूडेंस के इन कॉन्सेप्ट्स को, इन थ्योरीज को कौन से जूरिस्ट ने प्रोपाउंड किया है। तो इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, दैट द ओनली राइट which any man can possess is the right always to do his duty. ये डुगविट की थ्योरी है। इसके अलावा सोशल सॉलिडारिटी का जो कंसेप्ट है वो जस्टिस गिर्ट ने दिया है, नहीं। पाउंड की लीगल फिलोसफी जो है वो यूटिलिटेरियन थ्योरी है, नहीं। ना ही ऑस्टिन ने लॉ को सोशल इंजीनियरिंग बताया है। डुगविट एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने सोशल सॉलिडारिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने प्रपोज किया था। इनके अकॉर्डिंग जो देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस विद इन अ सोसाइटी। सी, यूजीसी नेट के एग्जाम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम चेंज होता जा रहा है, ये जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पर चलता जा रहा है। पहले जो क्वेश्चन है उसमें सिंपली, पहले के टाइम पे सिंपली ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन का लेवल है वो एक स्टेप बढ़ा दिया गया। अब आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, सिर्फ सोशल सॉलिडारिटी ये टर्म ही नहीं दिखा रहेगा, आपको सोशल सॉलिडारिटी का ये जो मीनिंग है ना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से थ्योरी से रिलेट करता है, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से जूरिस्ट ने दी थी। तो सिर्फ सोशल सॉलिडारिटी, इस कीवर्ड को याद रखने से नहीं चलेगा, आपको इस सोशल सॉलिडारिटी, इस वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की थ्योरी जो है वो डुगविट ने प्रपोज करी थी। सो सोशल सॉलिडारिटी के थ्रू डुगविट का ये कहना था कि जो सोसाइटी में लोग हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और म्यूचुअल असिस्टेंस के थ्रू सोसाइटी को ग्रो कर रहे हैं। तो सोशल सॉलिडारिटी का मतलब ये है कि सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे पर म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ जो है वो सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को याद रखेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही नहीं। ठीक है, इसके मीनिंग को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं जॉन ऑस्टिन पर। जॉन ऑस्टिन इज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने कौन सी थ्योरी कैसे डिफाइन किया है लॉ को? इट इज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन। कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन, इनका ये 3 कीवर्ड्स आपको याद रखना है। ऑस्टिन के थ्योरी में 3 कीवर्ड्स है, कमांड, सैंक्शन एंड सॉवरेन। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑस्टिन की थ्योरी में कौन से 3 बेसिक प्रिंसिपल इसमें ऐड किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कमांड, देन सॉवरेन एंड सैंक्शन। सो इनका ये कहना था कि जो लॉ है वो एक पावरफुल अथॉरिटी है जिसको सैंक्शन के थ्रू जो है बैक किया गया है। यानी कि जो लॉ मेकर है उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है लॉज बनाने की, और ये जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है
वो जजमेंट के जजेस को या फिर प्रेसिडेंट्स को सुपरसेड करते हैं, ठीक है। तो ऑस्टिन की थ्योरी में किसको इंपॉर्टेंस दी गई है? ऑस्टिन की थ्योरी में जो है इनको लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है, लॉ मेकर्स, इनको प्रायोरिटी दी गई है rather देन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे कि इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से ज्यूरिस्ट जो है उन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उनको जो है सुपीरियोरिटी दी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन ऑस्टिन का रहा है। इन्होंने लॉ को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड भी किया है, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ। फर्दर ये वाला पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ये इसको भी अगेन दो फॉर्म्स में आप जो है याद रख सकते हैं कि लॉ के दो पार्ट्स है, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ। तो ये किसने बताया है? तो ये जॉन ऑस्टिन ने बताया। सेकेंडली, जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ के दो कैटेगरीज कौन कौन से हैं? तो जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ की दो कैटेगरीज है, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ, ठीक है। वेरी इजी, वेरी क्लियर। इस तरह से ये जो, इसलिए मैं आंसर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ बता दी हूँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे लेकिन सिमिलर टर्म रिपीट हो सकते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपका, जैसे इसमें ऑस्टिन वाला ये कॉन्सेप्ट आया है कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ इज ए सोशल इंजीनियरिंग, तो आपको ऑस्टिन से रिलेटेड दूसरी थ्योरी पूछ ली जाए तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, यूटिलिटेरियन थ्योरी ये किसने दी थी? ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉर श्योर याद रखना चाहिए। यूटिलिटेरियन थ्योरी ये बेंथम ने दी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक थ्योरीज जो आपको याद रखने चाहिए। Which states that the legislation's appropriate aim is to promote the greatest amount of utility। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो बेंथम है उनका ये कहना है कि सोसाइटी का मेन पर्पस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यूटिलिटी सोसाइटी में प्रोड्यूस कराए, प्रिवेंट एविल और प्रमोट गुड, ठीक है। प्लेजर एंड पेन वाली थ्योरी, तो ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। प्लेजर एंड पेन, प्रिवेंट एविल, प्रमोट गुड, बुराई को कम करना, अच्छाई को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा प्लेजर होना चाहिए, पेन कम होना चाहिए। तो इस तरह का जो भी प्रिंसिपल है वो यूटिलिटेरियन थ्योरी से रिलेट करता है और ये थ्योरी किसने प्रपाउंड की थी? ये बेंथम ने प्रपाउंड की है। रूसो पॉन्ड की थ्योरी है सोशल इंजीनियरिंग, और रूसो पॉन्ड ने इंटरेस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। फर्दर यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी है वो किसने बताई है? वो रूसो पॉन्ड ने बताई है। और रूसो पॉन्ड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है? प्राइवेट, पब्लिक एंड सोशल। इसको उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ज्यूरिस्ट ने इंटरेस्ट की ये तीन कैटेगरीज बताई है? तो ये तीन कैटेगरीज रूसो पॉन्ड ने बताई है। ओके, नेक्स्ट, Who made the following statement? Life of law is not logic, it is experience। कौन से ज्यूरिस्ट ने ये कहा है कि जो लॉ है वो एक्सपीरियंस के थ्रू बनता है ना कि लॉजिक के थ्रू? रूसो पॉन्ड, केल्सन, होम्स एंड जॉन ऑस्टिन। So here the correct answer is Holmes। Holmes ने ये कहा है that life of law is not logic, it is experience। जो लॉ है वो परमानेंट नहीं है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ये जो है चेंज होता रहता है। In an excellent one sentence definition of law is that of Justice Holmes। जस्टिस होम्स ने लॉ को वन स्टेटमेंट में बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया that law is a statement of the circumstances in which the public force will be brought to bear। लॉ क्या है? लॉ जो भी हम सर्कमस्टांसेस, जो भी पब्लिक जिन सर्कमस्टांसेस को फेस कर रही है उसके अकॉर्डिंग वो जो भी उनका जो तरीका है लिविंग ऑफ लाइफ का, वो जो तरीका ब्रॉट अप कर रही है, जो तरीका बियर कर रही है, वो ही लॉ बन जाता है और वही तरीका जो है वो कोर्ट्स अप्लाई करते हैं एज अ लॉ टू सेटल द डिस्प्यूट। तो इसी चीज को वन स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया है दैट लाइफ ऑफ लॉ इज नॉट लॉजिक। ये लॉजिक नहीं है, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है। ये जो भी पब्लिक जो है सर्कमस्टांसेस फेस कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही ये लॉज जो है वो सोसाइटी में आते हैं और कोर्ट्स इन लॉज को अप्लाई करती है। इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट के अलावा ये वाला जो इनका एक्सप्लेनेशन है इस टर्म का, वो जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी याद रखेंगे। ये असर्शन रीजन में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, which jurist gave the classification of the source of law? source of law दो टाइप के होते हैं, बाइंडिंग सोर्स एंड परसुएसिव सोर्स। ये क्लासिफिकेशन सोर्स ऑफ लॉ की कौन से ज्यूरिस्ट ने दी है? कीटन, सैमंड, एलन, रूसो पॉन्ड। So here the correct answer is Keaton। प्रोफेसर कीटन ने सोर्स
ऑफ लॉ को इन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ एंड पर्सुएसिव सोर्स ऑफ लॉ। फर्दर यहाँ पर ये एक और क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। जॉन सामंड ने भी सोर्स ऑफ लॉ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मटेरियल सोर्सेज एंड फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, तो ये दोनों जूरिस्ट ने सोर्स ऑफ लॉ को दो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दोनों का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में कीटोन की जगह पर मटेरियल और फॉर्मल सोर्सेज वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जूरिस्ट ने सोर्स ऑफ लॉ को मटेरियल एंड फॉर्मल दो सोर्सेज में कैटेगराइज किया है, तो जॉन सामंड ने किया। फर्दर इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जॉन सालमन के अकॉर्डिंग लॉ के दो सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो मटेरियल सोर्सेज एंड फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर सामंड देयर आर 4 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ राइट। सामंड ने 4 कैटेगरीज ऑफ राइट बताए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? आउट ऑफ दिस 5 आपको इन ऑप्शंस में चूज करके बताना है कि कौन कौन से 4 काइंड ऑफ राइट सामंड ने बताए हैं। लिबर्टी, राइट्स, पावर, इम्यूनिटीज एंड काइंडनेस। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। ए बी सी एंड डी, लिबर्टीज, राइट्स, पावर्स एंड इम्यूनिटीज। काइंडनेस जो है वो सामंड की थ्योरी में राइट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। सी, सामंड ने पॉइंट किया दैट राइट एंड ड्यूटीज ये बहुत ही दो डिफरेंट चीज है और इन रियलिटी ये सेम नहीं है और ये दो अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने राइट का ट्रू सेंस जो है वो बताने की कोशिश की। तो इनके अकॉर्डिंग राइट को हम 4 डिफरेंट काइंड में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट, लिबर्टी, पावर एंड इम्यूनिटी। फर्दर इन्होंने हर एक काइंड का एक कोरिलेटिव भी बताया। कोरिलेटिव्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोरिलेशन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो राइट का कोरिलेशन है हमारा ड्यूटी। ठीक है, राइट का कोरिलेशन है ड्यूटी, लिबर्टी का कोरिलेशन है नो राइट, पावर इज रिलेटेड टू लायबिलिटी एंड इम्यूनिटी का होता है डिसेबिलिटी। ये प्रॉपर चार्ट वाइज मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो चार्ट वाइज अगर आप इन चीजों को याद रखोगे तो आपको ये चीजें याद करने में भी आसानी होगी और ये चीजें याद रहेगी भी। तो कोरिलेशन को अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सामंड के अलावा जो दूसरे जूरिस्ट थे उन्होंने भी ये कोरिलेशन को सही बताया है, बट उन्होंने क्या किया, बस राइट को उन्होंने कई बार क्लेम बताया है। ठीक है, तो जैसे नो राइट की जगह पे नो क्लेम, तो इसलिए इसको क्लेम वर्ड देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या नया टर्म आ गया। राइट को ही बहुत से जूरिस्ट ने क्लेम करके ये सेम प्रिंसिपल बताया है। ठीक है, तो ये 4 काइंड के राइट होते हैं, 4 टाइप्स के राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 काइंड के राइट आपको पता होना चाहिए और इनका कोरिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है। राइट्स का ड्यूटीज, लिबर्टी का नो राइट्स, पावर लाइबिलिटीज, जब पावर आ रही है तो साथ साथ में लाइबिलिटीज भी आती है, और जब इम्यूनिटी मिल रही है तो इसके साथ में ये डिसेबिलिटी भी साथ में आती है। तो इन कोरिलेशंस को याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु मेड द स्टेटमेंट दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस को किसने बताया? इसलिए मैंने कई बार कहा कि जब हम डेफिनेशंस याद करते हैं ना तो कीवर्ड्स पर फोकस करना है। तो ये जो कीवर्ड्स है वो कौन से ज्यूरिस्ट ने बताया है? RWM जायस, जूलियस स्टोन, कीटोन या फिर EW पैटरसन। तो ये तो करेक्ट आंसर इज कीटोन ने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस है बट इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो सिंपल इस तरह के फॉर्म में कि स्टेटमेंट लिखा रहेगा और आपको बताना है, या फिर कई बार ये क्वेश्चंस मैच द कॉलम में या असर्शन रीजन के फॉर्मेट में भी पूछे जाते हैं। तो इन बेसिक डेफिनेशंस को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कीटोन ने कहा है कि इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अगेन सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस करना है। ठीक है, जूलियस स्टोन ने डिफाइन किया ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज अ लॉयर्स एक्स्ट्रावर्शन। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्शन। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लास्की ने डिफाइन किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज एन आई ऑफ लॉ। ओके, आई ऑफ लॉ किसने बताया है? लास्की ने बताया। अल्पियन के अकॉर्डिंग इट इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन, और साथ में आपको ये वाला कीवर्ड याद रखना है, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो ये जस्ट एंड अनजस्ट वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये अल्पियन की थ्योरी है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। सिसेरो ने डिफाइन किया है इट इज अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट।
ठीक है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग इट इज अ फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, वेरी कॉमन एंड वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ऑस्टिन के डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑस्टिन हो गया, सामंड हो गया, इनसे जो है कई बार क्वेश्चन एसर्शन रीजन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सिर्फ कीवर्ड ही नहीं याद रखना है, इनका आपको इंटरनल मीनिंग भी समझ के याद रखना है, क्योंकि इसमें सिंपली आपको फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ नहीं पूछा जाएगा, आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, जैसे कि ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, जैसे द लॉ लेड डाउन बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर कंट्रोलिंग द कॉन्डक्ट ऑफ दोज सब्जेक्ट टू हिज अथॉरिटी। कौन से जुडिस ने ये बताया है कि जो लॉ है वो पॉलिटिकली सुपीरियर होती है और वो जो अथॉरिटी है उनके कॉन्डक्ट को कंट्रोल करती है। तो ये प्रिंसिपल जो है फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ वाली थियोरी है, और ये थियोरी जॉन ऑस्टिन ने दी थी। तो इसमें आपको कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ये पॉलिटिकल सुपीरियर वाला कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखोगे कि पॉलिटिकली सुपीरियर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन ऑस्टिन ने दिया था, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे जब भी हम डेफिनेशंस को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट हॉलैंड, हॉलैंड की डेफिनेशन भी अगेन इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। नेक्स्ट है सामंड, सामंड ने कहा है इट इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखेंगे, सिविल लॉ याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो सामंड ने दी है, ठीक है। So these were some definition of jurisprudence. Jurisprudence is one of the important subject for your UGC NET exam. जैसे कि आपने देखा ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो jurisprudence के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे jurisprudence वाले सब्जेक्ट पर आपको अच्छे से फोकस करना है, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, थ्योरीज को अच्छे से समझना है। For more informative video, subscribe the channel, like the video, share the video. Thank you.